तो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अप टू द सेकंड केस, दैट इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द ट्रस। ट्रस की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ इन दिस केस, नाउ वी दैट इज केस नंबर थर्ड, we have to learn how to calculate the static indeterminacy of the frame। किसी भी फ्रेम की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को हम डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर है सभी को। चलो लास्ट वीडियो सभी ने देख ली होगी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो बेटा सीक्वेंस में वीडियो देखना। जिस तरह से लेक्चर 1 आया बेसिक्स के बाद, फिर लेक्चर 2 आया, और लेक्चर नंबर 2 के बहुत सारे मेरे पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, उस तरह से वहां पे पार्ट चलेंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को। चलिए इधर देखते हैं, बात करेंगे फ्रेम की डायरेक्ट स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है सभी को। एक मेथड तो माय डियर फ्रेंड मैंने ये बताया था कि एक्सटर्नल निकाल लूं, इंटरनल निकाल लूं, दोनों को ऐड कर दूं तब भी मैं निकाल सकता हूं। एक्सटर्नल कितनी होती है, r माइनस एस। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो वो हमने पढ़ ही लिया है, किसी भी फ्रेम की जो इंटरनल इंडिटरमिनेसी होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, डायरेक्ट। तो उससे पहले मैं इसको टॉपिक को समझने से पहले माय डियर फ्रेंड मैं कुछ समझाना चाहूंगा आपको। यहाँ पे मान लो मेरे पास एक ट्री है, मान लो मेरे पास एक ट्री है, ये एक ट्री है, और मुझे पता है कि ट्री इज द फिक्स एट द बेस। बेस पे कैसा होता है, वो फिक्स होता है। एंड ट्री हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस, ट्री के पास बहुत सारी कुछ ब्रांचेस होती है मेरे पास। क्लियर है सभी को, इतना सभी को पता है कि ट्री के पास क्या होती है, मेरी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। क्लियर है सभी को। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये ट्री है और ट्री की बहुत सारी मेरी ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, अब मैंने ट्री क्यों बनाया बेटा, तो कुछ देर में आपको समझ में आएगा कि ये ट्री मैंने क्यों बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इस ट्री की अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी होगी, अगर मैं पूछता हूं कि इस ट्री की मेरी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर डी एस ई इज इक्वल टू आर माइनस एस। ये बोलेंगे ना कि कोई बीम हो, ट्रस हो या फिर फ्रेम हो, उसकी जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होती है वो हमेशा आर माइनस एस होती है। आर इज द नोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। चूंकि मेरा जो ट्री है, ट्री फिक्स है बेस पे, तो मेरी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी यहाँ से, 3। नाउ द नंबर ऑफ रिएक्शन हियर इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 3 माइनस एस। एस होता है नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कितनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है। प्लेनर कंडीशन मान लेते हैं, कुछ नहीं, जैसा मैंने प्रीवियस किया था 3। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 0, यानी कि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई स्ट्रेस की, सॉरी इस ट्री के एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी होगी माय डियर फ्रेंड, दैट इज 0। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड ये हुआ कि ट्री एक्सटर्नली कैसा होता है, डिटरमिनेट होता है। समझ में आया कुछ, जो ट्री है वो एक्सटर्नली कैसा होता है, डिटरमिनेट। क्लियर है सभी को। अब इस ट्री का मुझे पता चल गया कि ये जो मेरा गिवन ट्री है ये एक्सटर्नली डिटरमिनेट है। लेकिन अब एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट, मैं इस ट्री की इंटरनल इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करता हूं। इंटरनल इंडिटरमिनेसी यानी कि DSI। ठीक है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को। तो माय डियर फ्रेंड इंटरनल इंडिटरमिनेसी क्या होती है, जब मैं पढ़ा रहा था सेकंड लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, तो मैंने बताया था कि इंटरनल इंडिटरमिनेसी इंटरनल फोर्सेस के साथ डील करती है। इंटरनल फोर्सेस का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ इंटरनल फोर्स इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज कॉल्ड इंटरनल इंडिटरमिनेसी। क्लियर है सभी को। चलिए ये बीम हो गया, बीम। ठीक है, ये मेरा क्या है, दिस इज द ट्री, और मुझे पता है कि ट्री भी फ्रेम की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो भी एक रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है। ऐसा नहीं होता ट्री के अंदर कि ये मेरा स्टेम हो गया और स्टेम से ये वाली जो ब्रांच है यहाँ पे नट बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड है। नहीं, ये रोटेट नहीं कर सकती बेटा ऐसे, ये यहाँ पे क्या होती है, रिजिडली कनेक्टेड होती है। यानी कि ट्री के अंदर मेरे जितने भी जॉइंट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रिजिड जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, चलो मैं ये ब्रांच ली, मैंने इस ब्रांच पे मैंने एक लोड लगा दिया है यहाँ पे P। इसके टिप पे मैंने एक लोड अप्लाई कर दिया माय डियर फ्रेंड, दैट इज P। और अगर मैं कोई भी सेक्शन ले लूं, मैंने एक सेक्शन लिया यहाँ पे, दैट इज द सेक्शन XX, दिस इज द सेक्शन XX। तो इंटरनल फोर्स मैंने बताया था कि किसी भी सेक्शन पे मेरे 3 इंटरनल फोर्स होते हैं। कौन कौन से, एक एक्सियल फोर्स होता है, एक शेयर फोर्स होता है और एक मोमेंट होता है। एक एक्सियल फोर्स होगा इस पे, एक शेयर फोर्स होगा और एक मोमेंट होगा। तो माय डियर फ्रेंड मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये फोर्स P की वैल्यू पता है, अगर ये फोर्स P की वैल्यू पता है, तो मैं इस सेक्शन पे क्या निकाल सकता हूँ, एक्सियल फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है, इस पे मैं शेयर फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ,
शियर फोर्स आपने 100 में निकाला होगा कि इधर या तो लेफ्ट वाले फोर्सेस ले लो या इधर या राइट वाले ले लो, क्लियर है। और इस सेक्शन पे मैं मोमेंट की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं, यानी कि मेरे सारे जो इंटरनल फोर्सेस वो क्या है, नोन है। इस सेक्शन को छोड़िए, आप कोई भी सेक्शन ले लीजिए। आपने ये सेक्शन ले लिया यहाँ पे, ये मान लो कुछ 2 मीटर पे था, तो ये मान लो कि दैट इज 3 मीटर। तो इस सेक्शन पे भी आप सिमिलरली क्या निकाल सकते हो, सारे एक्सियल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, शियर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड कि इस ट्री के अंदर अगर मुझे लोड पता है तो मैं हर एक सेक्शन पे शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी कि मेरे लिए इस ट्री में कोई भी इंटरनल फोर्स मेरे लिए अननोन नहीं है। कैसा अननोन नहीं है, यानी कि सारे के सारे मेरे क्या है, नॉन है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड मुझे ये बताओ ये ट्री कैसा हुआ, इंटरनली डिटरमिनेट हुआ। इंटरनली डिटरमिनेट क्यों हुआ, क्योंकि जितने भी इंटरनल फोर्स हैं वो सारे मेरे लिए क्या है, नॉन। इसका मतलब ट्री की इंटरनल इंडिटरमिनेसी कितनी हो गई, 0। ट्री की इंटरनल इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड, 0। क्लियर है सभी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्री जो मेरा होता है वो एक्सटर्नली भी डिटरमिनेट होता है और वो इंटरनली भी डिटरमिनेट होता है। और एक्सटर्नल और इंटरनल को मिला दो तो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ जाती है इसकी, 0। इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड कि जो ट्री है, ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। जो मेरी स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होती है उनका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, मेरा ट्री। अब मैं बेटा ट्री को क्यों बता रहा हूं, मान लो मेरे पास कोई फ्रेम दिया हुआ है, मान लो मेरे पास कोई फ्रेम दिया हुआ है, दिस इज ए फ्रेम। ये फ्रेम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, अभी नोट नहीं करना आपको किसी को, दिस इज ए फ्रेम। ठीक है, ये आपको एक फ्रेम दिया हुआ है और इस फ्रेम की बेटा आपको निकालनी है इंटरनल इंडिटरमिनेसी। क्या निकालनी है, इस फ्रेम की इंटरनल इंडिटरमिनेसी आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है सभी को। चलो आगे देखते हैं। इंटरनल इंडिटरमिनेसी फ्रेम के लिए दैट इज इंटरनली डायरेक्ट स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपको कैलकुलेट करनी है। अगर इस फ्रेम को मैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लूं, इस फ्रेम को मैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लूं तो मेरा पूरा ट्री, मेरा जो पूरा फ्रेम होगा वो कैसा बन जाएगा, वो पूरा जो मेरा फ्रेम होगा क्या बन जाएगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट हो जाए। तो इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ मेरे फॉर्मूले डिफाइन हुए कि अगर मेरा प्लेन फ्रेम है तो जो मेरी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी दैट इज गिवन बाय 3c माइनस आर डैश। जब आपने इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकाली थी तब भी मेरा फॉर्मूला यही होता था, लेकिन बेटा वहां पे मीनिंग अलग थे और यहाँ पे मेरे मीनिंग अलग है, यानी कि 3c माइनस आर डैश। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द प्लेन स्ट्रक्चर। किसके लिए वैलिड है, केवल प्लेन फ्रेम के लिए वैलिड है। दिस इज वैलिड ओनली फॉर द प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड, प्लेन फ्रेम बोल लो या फिर 2D फ्रेम बोल लो यहाँ पे। ठीक है, वहां पे सी का मतलब क्या हुआ करता था, इंटरनल इंडिटरमिनेसी जब मैं कैलकुलेट करता था कि क्लोज लूप को ओपन करने के लिए आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे, दैट इज द सी। आर डैश क्या होता था कि अगर क्लोज लूप मेरी रिजिड नहीं है तो उनको रिजिड बनाने के लिए जो रिस्ट्रेंट लगेंगे, और मैंने वहां पे ये भी बताया था कि मैं आर डैश का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आगे बताऊंगा। तो बेटा मैं यहीं पे बताने वाला हूं कि आर डैश की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सी बेटा यहाँ पे होता है कि किसी भी कैंटिलीवर फ्रेम को, कैंटिलीवर फ्रेम ने किसी भी फ्रेम को ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे कितने कट की रिक्वायरमेंट होगी, वही क्या है मेरा सी। तो मैं यहां नोट करके लिख भी सकता हूं, सी इज द नंबर ऑफ कट, सी इज द नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड, सी इज द नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक इट ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, to make it open tree like structure, to make open tree like structure। क्लियर है। सी क्या होता है मेरे कि इसका किसी भी फ्रेम को ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कितने कट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ट्री के पास बेटा दो प्रॉपर्टी, जब भी आप कट लगाएं ट्री के पास आपकी दो प्रॉपर्टी याद रखनी। कौन कौन सी, कि ट्री शुड हैव ओनली वन रूट, ट्री के पास केवल एक रूट होती है। कहां पे, बॉटम पे। ट्री शुड हैव ओनली वन रूट। आपने ये नहीं देखा होगा कि एक ट्री, कोई भी पेड़ है वो 2-3 जगह से निकला हुआ है, नहीं, वो एक ही सिंगल रूट होती है जहां से वो निकलता है।
ठीक है, तो ट्री शुड हैव ओनली वन रूट। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में माय डियर फ्रेंड ये है कि ट्री में कोई भी क्लोज लूप ब्रांच नहीं होती। क्लोज लूप ब्रांच का मतलब क्या है, मान लो कि ये मेरी ब्रांच यहां से निकली ऐसे ही और ये जाके इससे मिल गई। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि एक ही ब्रांच यहां से निकली हो फिर ये ऐसे मुड़ के यहाँ पे भी कनेक्ट हो गए, नहीं, सारी की सारी ब्रांच मेरी क्या होती है, ओपन होती है। ना ही ट्री में कोई क्लोज लूप ब्रांच एग्जिस्ट करती है और ट्री शुड हैव ओनली द वन रूट। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड जब मैं कट लगाऊंगा तो मैं दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का ध्यान रखूंगा। पहला कि ट्री शुड हैव ओनली वन रूट एंड ट्री कैन नॉट हैव एनी क्लोज लूप ब्रांच। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं नोट दैट, जब मैं कट लगाऊंगा तो दो पॉइंट का याद रखूंगा। नॉट कौन कौन से बेटा पॉइंट नोट करने, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला पॉइंट क्या है, ट्री शुड हैव ओनली वन रूट। फर्स्ट पॉइंट दैट इज ट्री शुड हैव ओनली वन रूट। ट्री शुड हैव ओनली वन रूट, ट्री के पास केवल एक रूट होती है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या याद रखेंगे, ट्री कैन नॉट हैव any closed loop branch। tree cannot have any closed loop branch। क्लियर है, tree cannot have any closed loop branch। ट्री के अंदर कोई भी क्लोज लूप ब्रांच नहीं होती है और ट्री के पास केवल एक ही रूट होती है। क्लियर है, तो माय डियर फ्रेंड अब देखो ये आपको फ्रेम दिख रहा है, इस फ्रेम के आपको कितनी रूट दिख रही है, 1 2 3 4, लेकिन ट्री के पास कितनी होती है, केवल एक ही होती है। तो माय डियर फ्रेंड मैं कट कैसे लगा सकता हूं, एक कट मैंने यहां पे लगा, एक कट मैंने ये लगाया, एक इधर एक इधर एक इधर, यानी कि ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया, ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया और ये वाला पार्ट भी मेरा अलग हो गया। तो इस पार्ट को देखिए माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर क्या कोई क्लोज लूप एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, कट लगती सारी ओपन हो गए, तो कोई क्लोज लूप भी नहीं है और इसके पास रूट कितनी है, एक। तो यानी कि कट मैंने क्या लगाया, सही लगाया। दूसरे पार्ट पे देखो, इस वाले पार्ट में ये यहां से सेपरेट हो गया, ये भी यहां से क्या हो गया, अलग हो गया। क्या इस सेकेंड वाले पार्ट में, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, आपको कोई ना ही क्लोज लूप ब्रांच दिख रही होगी और ना केवल एक ही रूट है। अब इस सेकेंड वाले सेगमेंट में हो, सेकेंड वाले सेगमेंट में क्या बात, एक ही रूट है और ना ही कोई क्लोज लूप ब्रांच है, क्योंकि कट लगने के बाद क्या हो गई, सारी ओपन हो गई। तीसरे वाले सेगमेंट में हो, तीसरे वाले सेगमेंट में रूट एक है, ना ही कोई क्लोज लूप ब्रांच है, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या हो गए थे, कट लग गए थे, तो वो क्या हो गया था, ओपन। नाउ फोर्थ सेगमेंट में हो, दिस इज द फोर्थ सेगमेंट, इसकी भी रूट कितनी है, एक है और ना ही इसमें कोई क्लोज लूप ब्रांच एग्जिस्ट करती है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को। तो इसका मतलब कितने कट लगाए मैंने इसको ओपन करने के लिए, 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि मैंने 6 कट लगाए। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा, ds दैट इज 3 into 6 माइनस r डैश। r डैश का मतलब होता है कि बेटा चूंकि मुझे पता है फ्रेम मेरी एक रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में कि फ्रेम इज ए रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। अगर फ्रेम की मैं डायरेक्ट स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल लूं, अगर कोई जॉइंट मेरा रिजिड नहीं है तो मुझे उसको रिजिड बनाना पड़ेगा। और रिजिड कैसे बनाऊंगा मैं, एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट लगा के। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, वो मैं भी आगे बताने वाला हूं आपको। क्योंकि मेरा ये जो फ्रेम मैंने फिगर में बनाया है, ये सारा क्या है, ये एक रिजिड जॉइंटेड है। कोई भी जॉइंट यहाँ पे क्या है मेरा, पिन जॉइंटेड नहीं है, सारे के सारे रिजिड है। तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नाउ ds डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 18। क्लियर है माय डियर फ्रेंड, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई, यहां से 18 आ गया। क्लियर है, ये था मेरा प्लेन ट्रस के लिए, सॉरी प्लेन फ्रेम के लिए। ठीक है, आर डैश यहां पे लिख लेते हैं बेटा, आर डैश क्या होता है, आर डैश इज द, आर डैश लिख लीजिए एक बार, r dash is the number of restrained, r dash is the number of restrained applied to make all the joint rigid। जितने भी जॉइंट हैं उनको रिजिड बनाने के लिए जितने भी रिस्ट्रेंट क्या रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी, वो सब क्या होंगे मेरे, आर डैश। क्लियर है, तो ये था बेटा प्लेन फ्रेम के लिए। अगर मैं स्पेस फ्रेम के लिए बात करूं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस फ्रेम। अगर मैं यहाँ पे स्पेस फ्रेम की बात करता हूं तो स्पेस फ्रेम के अंदर जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दैट इज ds, इट इज इक्वल टू 6c माइनस r डैश। स्पेस फ्रेम के लिए कितना होगा, दैट इज 6c माइनस
आर डैश। क्लियर? सेम फॉर्मूला बेटा आपने कहां पढ़ा था? इंटरनल इंडिटरमिनेसी में। लेकिन इंटरनल इंडिटरमिनेसी में सी और आर डैश की मीनिंग अलग हुआ करते थे। वहां पे क्या थे सी मेरे कि क्लोज लूप को ओपन करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे। आर डैश क्या होता था? अगर वो क्लोज लूप मेरी रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट बनाने के लिए जो रिस्ट्रेन लगाने पड़ते थे वो क्या थे मेरे? आर डैश। ठीक है, सी का सेम मीनिंग है यहाँ पे, जो यहाँ पे कि कितने कट की रिक्वायरमेंट होगी मुझे उस फ्रेम को क्या बनाने के लिए, उस फ्रेम को ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितने कट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो सब क्या होगा मेरा? सी। और आर डैश क्या होगा माय डियर फ्रेंड? यहाँ से आर डैश क्या होंगे कि अगर कोई भी जॉइंट रिजिड नहीं है फ्रेम का तो उस फ्रेम को रिजिड बनाने के लिए जितने भी रेजिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज आर डैश। क्लियर है? नोट कीजिए इसको बेटा, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा नोट कर लिया बेटा सभी ने? चलिए आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं कि आर डैश का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा इसी में, कैलकुलेशन ऑफ आर डैश, कि आर डैश का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ आर डैश, कैलकुलेशन ऑफ आर डैश। आर डैश की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? क्लियर? चलिए इधर देखिए सभी लोग। सबसे पहले बेटा अगर मान लो कोई सपोर्ट है, उस सपोर्ट को मुझे रिजिड बनाना है, तो रिजिड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? उसके लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आर डैश नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फॉर फिक्स सपोर्ट, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फॉर फिक्स सपोर्ट, number of support reaction for fixed support minus number of support reaction of actual support, number of support reaction of actual support। जो एक्चुअल सपोर्ट है उस पे कितनी नंबर ऑफ रिएक्शंस है और फिक्स सपोर्ट के लिए कितनी होती है। आपको पता ही है फिक्स सपोर्ट के लिए माय डियर फ्रेंड कितनी होती है? 3। अब चलिए देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हिंज सपोर्ट दी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दी है हिंज सपोर्ट, नाउ इट इज हिंज सपोर्ट। ठीक है, चलिए इधर देखिए, ये मान लीजिए बेटा आपको कोई एक हिंज सपोर्ट दिए हैं। दिस इज द हिंज सपोर्ट, कल बताया था मैंने बेसिक्स में। तो हिंज सपोर्ट में मेरी कितनी रिएक्शंस होती है माय डियर फ्रेंड? हिंज सपोर्ट में कितनी होती है? 2। तो आर डैश कैसे निकालेंगे इसके लिए? इसको मुझे क्या बनाना है? इसको मुझे रिजिड बनाना है। रिजिड जॉइंट की बेटा प्रॉपर्टी ये होती, मान लो कि ये 2 मेंबर है, ये बेटा 2 मेंबर, ये 2 मेंबर ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी मेरे 2 मेंबर है, और मैं बोलता हूं कि दोनों मेंबर जो है बी जॉइंट पे मिलते हैं और बी जॉइंट मेरा कैसा है? रिजिड जॉइंट है। तो बेटा रिजिड जॉइंट की प्रॉपर्टी ये होगी कि दोनों मेंबर का जब अगर मैं कोई मोमेंट यहाँ पे अप्लाई करूं, अगर मैं कोई मोमेंट यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो दोनों मेंबर का जो मेरा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों मेंबर का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 0। दोनों मेंबर का मेरा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड कि अगर मोमेंट लगने के बाद मेंबर ए बी थीटा डिग्री से रोटेट किया तो मेंबर बी सी को भी कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा? थीटा डिग्री से, यानी कि दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा? 0। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड ये हुआ कि मेंबर ए बी और बी सी के बीच में जो एंगल पहले था रोटेशन से पहले, वो भी एंगल उतना ही रहना चाहिए रोटेशन के बाद भी। ये होती है बेटा रिजिड जॉइंट की प्रॉपर्टी। अगर माय डियर फ्रेंड सेम मेंबर, अगर ये मेरे सेम मेंबर थे दैट इज ए बी और बी सी किसी पिन जॉइंट पे मिलते हैं, किस पे क्या मिलते हैं? पिन जॉइंट पे मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कोई मोमेंट अप्लाई करूंगा यहाँ पे, इफ यू अप्लाई एनी मोमेंट, तो मेंबर ए बी मेरा कुछ अलग एंगल से रोटेट करेगा दैट इज θ1, और मेंबर बी सी मेरा किसी दूसरे एंगल से रोटेट करेगा दैट इज θ2। यानी कि पिन जॉइंट पे जितने भी मेंबर मीट करते हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली रोटेट करते हैं,
उनके आपस में रोटेशन का कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जो मेरे रिजिड जॉइंटेड जो इतने भी मेरे रिजिड जॉइंट होते हैं उन पे अगर मैंने मोमेंट अप्लाई किया है तो वे क्या करते हैं, सेम एंगल से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। अब देखिए ये थी मेरी हिंज सपोर्ट। इस हिंज सपोर्ट को मुझे क्या करना है, इस हिंज सपोर्ट को मुझे रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करना है। रिजिड जॉइंट मुझे पता है हिंज सपोर्ट है मेरी, उस पर रोटेशन क्या है, फ्री है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेशन को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड आर डैश कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फॉर फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के लिए कितना होता है 3, एक्चुअल सपोर्ट के लिए कितने हैं 2। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, डेट इज 1। तो हिंज सपोर्ट के लिए बेटा आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 वैल्यू आ गई। कौन सा आर डैश, यानी कि किस डायरेक्शन में रिस्ट्रेन करना पड़ेगा हिंज सपोर्ट को, इसका मोमेंट रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, यानी कि एम। एक रिस्ट्रेन होगा और वो भी किस, कौन सा, मोमेंट। क्योंकि बेटा ये क्या कर सकती है, रोटेट इंडिपेंडेंटली, ये इजिली रोटेट कर सकती है और मुझे इस रोटेशन को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को। नाउ सेकंड फॉर्मूला, नाउ सेकंड, ये था मेरी हिंज सपोर्ट। नाउ सेकंड वन इज द रोलर सपोर्ट। सेकंड बात करते हैं बेटा, दैट इज रोलर सपोर्ट। सेकंड बात करूंगा मैं रोलर सपोर्ट की, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट भी सबको पता है माय डियर फ्रेंड। तो ये होती है मेरे रोलर सपोर्ट, दिस इज द रोलर सपोर्ट, ये सिंबल होता है। या फिर रोलर सपोर्ट का कहीं कहीं सिंबल बेटा हम ये भी दे देते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ रोलर सपोर्ट। क्लियर है। तो मुझे माय डियर फ्रेंड ये पता है कि रोलर सपोर्ट पे मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वो इजीली मूव कर सकती है, रोटेशन भी फ्री होता है। लेकिन रिजिड जॉइंट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ से नाउ आर डैश नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फॉर फिक्स के लिए कितना 3, एक्चुअल सपोर्ट रिएक्शन के लिए कितने, दैट इज 1। यानी कि आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड, यहाँ से 2। आर डैश इज कमिंग आउट टू बी 2, यानी कि मुझे 2 रिस्ट्रेन लगाने पड़ेंगे अगर मुझे रोलर सपोर्ट को रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो कितने रिस्ट्रेन अप्लाई करने पड़ेंगे, 2। कौन कौन से, मुझे एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा और इसके एक रोटेशन को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो कौन कौन से होंगे माय डियर फ्रेंड, दोनों। फर्स्ट वन इज द रोटेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक रोटेशन यानी कि मोमेंट, एक रिस्ट्रेन में लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल की फॉर्म और एक मोमेंट की फॉर्म में। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। तीसरा फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट तो ऑलरेडी क्या होती है, रिजिड होती है, तो उस पर कोई रिस्ट्रेन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी देख लेते हैं। नाउ थर्ड केस दैट इज फॉर फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, ठीक है बेटा। वैसे फिक्स सपोर्ट मेरी ऑलरेडी क्या होती है, रिजिड होती है, उसको मुझे रिजिड बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिस इज द हिंज सपोर्ट, दिस इज रोलर सपोर्ट। नाउ थर्ड वन इज द फिक्स सपोर्ट। तो बेटा ये एक फिक्स सपोर्ट है आपकी, दिस इज द फिक्स सपोर्ट, ठीक है। और फिक्स सपोर्ट को मुझे क्या बनाना है, रिजिड बनाना है। वो ऑलरेडी रिजिड है, आप रिजिड क्या बनाएंगे उसको, तो फॉर्मूले से देखते हैं। आर डैश नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फिक्स सपोर्ट, एक्चुअल के लिए भी कितना है 3। नाउ आर डैश इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच माय डियर फ्रेंड, दैट इज 0। आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को। आर डैश इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 0। नाउ फोर्थ is that is guided roller support. फोर्थ पॉइंट देखते हैं माय डियर फ्रेंड, दैट इज गाइडेड रोलर सपोर्ट। फोर्थ वन इज ऑफ गाइडेड रोलर सपोर्ट। गाइडेड रोलर सपोर्ट के लिए देखते हैं। फोर्थ वन इज गाइडेड रोलर सपोर्ट। गाइडेड रोलर सपोर्ट में माय डियर फ्रेंड मैंने 2 तरह की सपोर्ट आपको डिस्कस की थी। एक तो मैंने बताई थी हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट और दूसरी मैंने कौन सी बताई थी, वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट। फर्स्ट लेक्चर याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट और एक वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट। तो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट के लिए आर डैश की वैल्यू कितनी होगी माय डियर फ्रेंड। नाउ आर डैश नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फिक्स सपोर्ट के लिए कितना 3, एक्चुअल सपोर्ट के लिए कितनी होते हैं, दैट इज 2। नाउ आर डैश इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 1। आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड, यहाँ से 1। आर डैश की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब मुझे ये बताओ, चूंकि मेरी गाइडेड रोलर सपोर्ट या स्लाइडर पे अगर ये हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकती है, जो कि मूव नहीं कर रही चाहिए। मुझे क्या करना है, उसको उसी डायरेक्शन में रिस्ट्रेन करना है। बाकी वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिस्ट्रेन है और इस पे मोमेंट रोटेशन भी मेरा क्या होता है, रिस्ट्रेन, ठीक है। तो एक रिस्ट्रेन होगा, वो भी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट पे आर डैश नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फिक्स सपोर्ट के लिए 3, इसके लिए कितने होते हैं 2। नाउ आर डैश इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज
1। आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड 1। अगर वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट है तो उसको किस डायरेक्शन में रिस्टेन करूंगा माय डियर फ्रेंड में, वर्टिकल डायरेक्शन में। नाउ इट इज ओनली 1 इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है सभी को? और क्या बोलते हैं गाइडेड रोलर सपोर्ट को हम स्लाइडर भी बोलते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? जो मेरी गाइडेड रोलर सपोर्ट होती है उसको हम स्लाइडर भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, ये था मेरा सिंपल सपोर्ट के लिए कि जो मेरी सपोर्ट दी है उनको रिस्टेन हम कैसे करेंगे। नाउ फिफ्थ आती है मेरी कुछ स्पेशल कंडीशन। फिफ्थ होती है कुछ स्पेशल कंडीशन, नाम भी लिख सकते हैं, इसको हेडिंग भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, दैट इज स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन। क्लियर? चलिए इधर देखना, नोट नहीं करना अभी किसी को, जब मैं बोलूंगा नोट करने के लिए आपको तभी नोट करना है। क्लियर है सभी को? चलो इधर देखो। अब बेटा स्पेशल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, मान लो स्पेशल कंडीशन में कि मेरे 2 मेंबर हैं, ये मेरे 2 मेंबर थे, दिस इज, नाम दे देता हूं बेटा मैं इनको कुछ, दिस इज द 2 मेंबर दैट इज ए बी एंड बी सी। मेरे 2 मेंबर हैं ए बी और बी सी, और दोनों मेंबर किसी इंटरनल हिंज पे मीट करते हैं। 2 मेंबर हैं दैट इज ए बी और बी सी, दोनों किसी इंटरनल हिंज पे मीट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड मुझे ये बताओ कि मुझे कितने रिस्ट्रेंट अप्लाई करने पड़ेंगे इस जॉइंट को रिजिड बनाने के लिए। बी जॉइंट है मेरा, बी क्या है यहाँ पे, जॉइंट, बी इज द जॉइंट, बी इज द जॉइंट, बी क्या है मेरा माय डियर फ्रेंड, जॉइंट है। तो अगर बी जॉइंट को मुझे रिजिड बनाना है तो मुझे कितने रिस्ट्रेंट अप्लाइड करने पड़ेंगे, सोचिए बेटा थोड़ा सा। तो बेटा बी क्या है मेरा, पिन जॉइंट है। पिन जॉइंट पे यानी कि ए बी मेंबर अलग इंडिपेंडेंट रोटेट कर सकता है, बीसी मेंबर में अलग रोटेट कर सकता है। माय डियर फ्रेंड अगर मैं एक काम करूं, मैं ये करूं कि ए बी मेंबर पे या बीसी मेंबर पे एक मोमेंट अप्लाई करके मैं बीसी मेंबर के रोटेशन को रजिस्ट कर दूं या रिस्ट्रेंड कर दूं। बीसी मेंबर पे मैंने एक मोमेंट अप्लाई किया, यानी कि मैं एक्शन अप्लाई कर रहा हूं और मैंने बीसी मेंबर के रोटेशन को क्या कर दिया, रिस्ट्रेंड कर दिया। तो बेटा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इसी की सेम अपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंट डेवलप होगा, दैट इज कितना, वो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए, m। बेटा इक्विलिब्रियम तभी तो मेंटेन होगा, मैंने एक पे मोमेंट लगाया m तो दूसरे पे ऑटोमेटिक कितना मोमेंट जनरेट हुआ, m, अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का। तो बेटा रिस्ट्रेंट कितने लगाए मैंने, रिस्ट्रेंट मैंने अपनी तरफ से कितने अप्लाई किए, एक, दूसरा तो अपने आप डेवलप हुआ है। तो इसका मतलब मुझे इसमें कितने रिस्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट हुई, दैट इज आर डैश की वैल्यू कितनी होगी माय डियर फ्रेंड, दैट इज 1। अगर किसी भी रिजिड जॉइंट पे, किसी भी पिन हिंज पे, किसी भी इंटरनल हिंज पे मेरे 2 मेंबर मीट करते हैं तो उनको रिस्ट्रेन करने के लिए कितने रिस्ट्रेन की आवश्यकता होगी, 1। सिमिलरली अगर मान लो मेरे 3 मेंबर मीट करते, सिमिलरली मान लो किसी इंटरनल हिंज पे मेरे 3 मेंबर मीट करते, 3 मेंबर कौन कौन से, दैट नाम नेम कर देता हूं, दैट इज ए बी सी एंड डी। मेरा जॉइंट है बी और बी जॉइंट पे मेरा इंटरनल हिंज है और इंटरनल हिंज बी पे मेरे 3 मेंबर मीट करते हैं, कौन कौन से, मेंबर ए बी, मेंबर बी सी एंड मेंबर बी डी। मेरा जॉइंट है बी और उस पे कितने मेंबर मीट करते हैं माय डियर फ्रेंड, 3, ए बी बी सी एंड बी डी। तो मुझे ये बताओ माय डियर फ्रेंड कि इस हिंज को, इस जॉइंट बी को मुझे रिजिड बनाने के लिए कितने रिस्ट्रेन अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, रिस्ट्रेन रिजिड का मतलब क्या है कि सारे मेंबर, जितने भी मेंबर मीट कर रहे हैं बी जॉइंट पे, वो सारे एक ही क्या करें, उन सबका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, रिलेटिव रोटेशन कितना हो जाए, 0, यानी कि सारे मेंबर सेम एंगल से क्या करें, रोटेट करें। तो माय डियर फ्रेंड मान लो कि मैंने इस पे मोमेंट लगाया m1 और इसको रिस्ट्रेन कर दिया, इस पे एक मोमेंट अप्लाई किया मैंने m2, उसको भी रिस्ट्रेन किया, लेकिन माय डियर फ्रेंड m1 m2 क्या थी मेरी रिएक्शन। इन दोनों के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए मेंबर ए बी पे इनके अपोजिट डायरेक्शन मोमेंट डेवलप होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज m1 प्लस m2, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा माय डियर फ्रेंड। तभी क्या होगा इक्विलिब्रियम। अगर m1 लगा के इसको रिस्ट्रेन, बीडी मेंबर को रिस्ट्रेन कर दिया, बीसी मेंबर को रिस्ट्रेन करने के लिए मैंने m2 मोमेंट अप्लाई कर दिया, तो ए बी मेंबर यानी कि जॉइंट बी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा, उसने उतने ही मैग्नीट्यूड दोनों का m1 प्लस m2 का मोमेंट डेवलप होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन माय डियर फ्रेंड मैंने अपनी तरफ से कितने रिस्ट्रेंट अप्लाई किए, जो डेवलप हुए उसकी बात नहीं कर रहा हूं, रिस्ट्रेंट तो मैं खुद लगाऊंगा ना, उसको, उस जॉइंट को रिजिड करने के लिए रिस्ट्रेंट मैं खुद लगाऊंगा। तो कितने लगाए मैंने, 2, कौन कौन से,
एक M1 लगाया और दूसरा M2 लगाया, यानी कि इस कंडीशन में मेरे रेजिस्टेंस कितने हो गए, R डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2। कौन कौन से माय डियर फ्रेंड, एक M1 हो गया और एक M2 हो गया, एक M1 हो गया और मेरा दूसरा कितना हो गया M2। क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को। तो इससे देखा अगर 2 मेंबर मीट कर रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस लगाया, 3 मेंबर मीट कर रहे हैं तो कितने रेजिस्टेंस लगाए 2। सिमिलरली अगर 4 मेंबर मीट करेंगे तो कितने रेजिस्टेंस लगाऊंगा मैं 3। तो यहां से एक फॉर्मूला डेवलप हुआ मेरा, मेरे पास स्पेस नहीं है बेटा, यहां पे लिख देता हूं। अगर मान लो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं इसको, चलिए आप इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं। चलिए अगर मान लो कि प्लेन कंडीशन है मेरी, प्लेन स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर है मेरी, दैट इज द प्लेन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि प्लेन स्ट्रक्चर, तो प्लेन स्ट्रक्चर क्या होती है मेरी 2D स्ट्रक्चर। अगर मेरी प्लेन स्ट्रक्चर है तो माय डियर फ्रेंड किसी मेंबर पे अगर किसी भी इंटरनल पे मेरे m मेंबर मीट करेंगे तो मेरे जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे दैट इज R डैश इज m-1। R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी m-1। m क्या होंगे यहाँ पे, m इज द नंबर ऑफ मेंबर, m इज द नंबर ऑफ मेंबर, m इज द नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग, m इज द नंबर ऑफ मेंबर मीट्स, कितने मेंबर मेरे मीट कर रहे हैं उस जॉइंट के ऊपर। ये थी बात बेटा प्लेन स्ट्रक्चर की। अगर सिमिलरली माय डियर फ्रेंड मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, अगर मैं बात करूं स्पेस स्ट्रक्चर की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस स्ट्रक्चर, क्लियर है सभी को। अगर मैं स्पेस स्ट्रक्चर की बात करता हूं और मेरे किसी भी इंटरनल हिंज पे m मेंबर मीट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो मेरे रेजिस्टेंस होंगे, अगर 3D की बात है तो दैट इज 3m-1, 3m-1। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। अगर प्लेन स्ट्रक्चर है किसी भी इंटरनल हिंज पे m मेंबर मीट करते हैं तो रेजिस्टेंस कितने अप्लाई करोगे m-1, और अगर स्पेस स्ट्रक्चर की बात होगी तो कितने रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे 3m-1। R डैश क्या होगा यहाँ से, R डैश इज द नंबर, सॉरी m होंगे नंबर ऑफ मेंबर, m इज द नंबर ऑफ मेंबर, m is the number of member meets at hinge, हिंज पे कितने मेंबर आपके मीट करते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। चलिए ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये तो बहुत कम यूज होगा आपका स्पेस स्ट्रक्चर में, बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपका बार बार काम आने वाला है। क्लियर है सभी को। चलो इसको नोट करो बेटा, फिर आगे चलेंगे। नोट कीजिए इसको सभी लोग, नोट करो इसको सभी।